हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारे यूनिट सेकंड का लेक्चर 7 के साथ। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक को पढ़ लिया था, उसके स्ट्रक्चर को समझा था, उसके फिजियोलॉजी को समझ लिया था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि हमारे यूनिट सेकंड का लेक्चर 7 होने वाला है, जो कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कि जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो कैसे होता है, हमारे हर एक सेल्स में हमारे बॉडी में कैसे हो रहा होता है। तो रेस्पिरेशन होता क्या है बच्चों। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एक्सपेल्ड आउट बच्चों। ठीक, तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेते हैं और CO2 को हमारे टिश्यू से, जो हमारे टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, उस CO2 को हम इन्वायरमेंट में बाहर निकाल रहे होते हैं बच्चों। ठीक, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, हम इन्वायरमेंट से और हमारी जो हमारी एल्वोलाई है और हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है बच्चों। जैसे कि क्या है, सपोज करिए ये क्या है, हमारी एक सिंगल एल्वोलाई है और ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। ठीक, तो जब एल्वोलाई के बीच में और कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन का और CO2 का क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाता है। और दूसरा होता है बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है हमारे टिश्यूज के बीच में और किसके बीच में बच्चों, जो हमारी फंक्शनल कैपिलरीज होती हैं, मतलब जो इस टिश्यू को क्या सप्लाई कर रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। तो जब टिश्यू और हमारी जो फंक्शनल कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। तीसरा होता है बच्चों हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर होता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसके फॉर्म में बच्चों, ATP के फॉर्म में। ठीक, तो ये हो गए हमारे 3 तरह के रेस्पिरेशन। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि हमारे स्टेप्स क्या होते हैं और इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जो हमारा ये लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों हमारे लंग्स से हमारे टिश्यू तक, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, उन सब चीजों को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। जो हमारा रेस्पिरेशन है बच्चों उसके टोटल स्टेप्स कितने हैं। तो सबसे पहला बच्चों हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस, जिसमें 2 होता है बच्चों। एक हमारा इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन मतलब जब हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन रिच्ड एयर को इनहेल करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। एक्सपायरेशन क्या होता है बच्चों, जब हम इन्वायरमेंट में अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच, अपने लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो हमारा एक्सपायरेशन होता है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो जो हमारे लंग्स और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन का CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर अब देखिए बच्चों, यहां हो गया हमारे लंग्स में किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। अब उसको क्या करना है, हम हर एक टिश्यू तक पहुंचाना है। तो उस टिश्यू को पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरिज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। अब इसमें दोनों का होता है बच्चों, एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और एक CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम इस लेक्चर में दोनों को देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। फिर चौथा होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू। अब टिश्यू लेवल पे जो गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो इन मेजर चीजों को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं।
ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन होता क्या बच्चों। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या बच्चों, एक तरह का ब्रीथिंग प्रोसेस है। जैसे पल्मोनरी किसको हम कह सकते हैं बच्चों, लंग्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, या हमारा लंग्स, इसको हम पल्मोनरी भी कहते हैं बच्चों। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या हो गया कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को क्या कर रहे हैं बच्चों, इनहेल कर रहे हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन is the mechanical process of moving air and out of the lungs allowing the exchange of gases between the atmosphere and the alveoli। तो एल्वोलाई तक जो गैस पहुंच रही है बच्चों, एक मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू पहुंच रही है, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। अब फेजेस ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ, अब देखिए बच्चों दो मेन फेज होते हैं किसके, पल्मोनरी वेंटिलेशन के। वेंटिलेशन में दोनों कंबाइन हो जाता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो दो मेन फेजेस हो गए बच्चों, एक हमारा इंस्पिरेशन हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, एक्सपायरेशन हो गया। अब इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंस्पायरेशन का मतलब एयर हम अंदर ले रहे हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों कि जो हमारा डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है बच्चों वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और लंग्स के वॉल्यूम पे से बढ़ने से उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है बच्चों, ज्यादा है, और लंग्स में प्रेशर क्या है, कम है। तो ज्यादा प्रेशर से लंग्स एयर कहाँ आ रही है, कम प्रेशर की तरफ आ रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंस्पायरेशन। और इसी तरह बच्चों एक्सपायरेशन होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारा लंग्स वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। तो जब लंग्स वॉल्यूम घटता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर जब बढ़ता है तो एयर कहाँ जाती है बच्चों, बाहर की तरफ जाती है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, एक सिंपल मैकेनिज्म होता है। अब हम इंस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, तो पहला क्या है बच्चों, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा डायफ्राम है बच्चों वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नॉर्मली जब वो रिलैक्स करता है बच्चों तो वो डोम शेप का होता है। कैसा होता है बच्चों, ऐसा डोम शेप का होता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो डोम शेप है बच्चों ये नीचे आ जाता है, और जो हमारा डायफ्राम क्या है वो फ्लैट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर, एक्सटर्नल साइड। तो वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जो हमारे रिब केज का क्या होता है बच्चों, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि रिब केज कहाँ मूव कर रही है बच्चों, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। कहाँ, ऊपर की तरफ, और फॉरवर्ड मूव कर रही है। और जो हमारा डायफ्राम है बच्चों ये भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इन सब से क्या होता है बच्चों, जो हमारे लंग्स का क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब कहीं किसी भी स्पेस में, किसी भी फिक्स्ड स्पेस में जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, प्रेशर कम हो जाता है। तो उसी प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, एयर कहाँ आती है, हमारे लंग्स की तरफ आती है। थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, और एयर कहाँ आती है बच्चों, अंदर की तरफ आती है। चौथा, एयर मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, इंस्पिरेशन का क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया। पहला क्या हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या हो गया बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तीसरा क्या होगा बच्चों, थोरैसिक वॉल्यूम है जो बढ़ जाएगा। चौथा क्या होगा, फिर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से एयर कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। और ठीक इसी का अपोजिट होता है बच्चों एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं बच्चों। चाहे वो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हो गई, चाहे हमारी डायफ्राम की मसल्स हो गई। तो उससे क्या होता है, जब वो रिलैक्स करती हैं तो लंग्स का वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम जब कम होगा बच्चों तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर जो है हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ कर देते हैं बच्चों। और ये क्या होता है बच्चों, पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती है। हालांकि इंस्पिरेशन में जो है एनर्जी लगती है बच्चों। जब हम इंस्पायर करते हैं तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो क्या है बच्चों,
पैसिव प्रोसेस, और पैसिव प्रोसेस में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में हमारा क्या हो गया, हमारा पहला स्टेप हो गया, जो कि था हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हम दूसरा जो स्टेप है बच्चों वो हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। जैसे इस डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है कि एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन है बच्चों वो कहाँ जा रही है, कैपिलरीज में जा रही है, और CO2 कहाँ जा रहा है बच्चों, हमारे एल्वोलाई में जा रहा है। अब ये प्रोसेस होता क्यों है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वेोलर एयर एंड पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड इन द लंग्स, कैपिलरी ब्लड इन द लंग्स, जो कैपिलरीज हमारे लंग्स में प्रेजेंट है और एल्वोलाई के बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। साइट क्या होता है, एल्वेोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि हमने एल्वेोलर का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बच्चों, जो लेक्चर नंबर 6 है हमारा, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, और एल्वेोलर के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। जो कि बच्चों इसका थिकनेस कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, दिस अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, गैसेज मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर बच्चों। ठीक, अब ये हो कैसे रहा है कि जो ऑक्सीजन एल्वोलाई में है वो कैपिलरी में कैसे आ रही है, और जो ब्लड में CO2 है वो हमारे लंग्स में जा कैसे रहा है बच्चों। ठीक, तो सपोज करिए एक बच्चों कंपार्टमेंट है, इसको आप एल्वोलाई समझिए, क्या समझिए बच्चों, एल्वियोलाई समझिए। ठीक, अब इसमें क्या है बच्चों, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होता है बच्चों वो क्या होता है, हाई होता है। PO2 कितना होता है बच्चों, हाई होता है, और लगभग कितना होता है बच्चों, 104 mm ऑफ Hg होता है, और PCO2 जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कम होता है। कितना होता है बच्चों, अप्रॉक्स 35 mm ऑफ Hg होता है। और ये क्या है बच्चों, हमारी ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी में जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका बच्चों, ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, कम होता है, और PCO2 क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। तो इसी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है, और CO2 क्या है बच्चों, हमारा लो प्रेशर से कहाँ जा रहा है, हायर प्रेशर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब ये क्या होता है, इसके वजह से बच्चों क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का हमारे एल्वोलाई में, हमारे लंग्स में। ठीक, तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका, हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब दूसरा होता है बच्चों कि अब गैस तो ट्रांसफ्यूज हो गई, गैस जो है ऑक्सीजन जो वो ब्लड में आ गया, कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया, ब्लड में आ गया। अब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया बच्चों, मतलब ब्लड तक वो ऑक्सीजन पहुंच कैसे रहा है, तो इसको हम किस में देखते हैं, कैरीज, या फिर जिसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड के नाम से जानते हैं बच्चों। ब्लड ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यू। जो ब्लड है बच्चों वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी होता है बच्चों। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो मेनली बच्चों दो फॉर्म में कैरी होता है, एक हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कैरी करता है, और दूसरा बच्चों प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कैरी होता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जाता है बच्चों उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbO2, जिसका परसेंटेज होता है बच्चों 97% एग्जैक्ट होता है, या फिर एक रेंज बोले तो हम 98 से लेके 99% भी बोल सकते हैं। और दूसरा बच्चों क्या होता है कि प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है, जिसकी 1 से 2%, या फिर एग्जैक्ट एक नंबर दे बात करें तो 3%, 97% इसमें और 3% इसमें। तो बच्चों जो 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, दूसरा किसके साथ बच्चों, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ बाइंड करके। ठीक, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो सिंपल होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों वो क्या है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जैसे इस डायग्राम में बच्चों क्या दिखाया गया है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स किस में आके कंबाइन कर रहा है बच्चों, हमारे आरबीसी में। आरबीसी में क्या होती है बच्चों,
हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है और क्या बनाता है बच्चों, HbO2 बनाता है, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक, फिर ये कहाँ जाता है बच्चों, हमारे टिश्यू के पास जाता है और टिश्यू के पास क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, डिसोसिएट करता है। HbO2 क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है Hb प्लस ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हमारे टिश्यू में आ जाता है। ठीक, और जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों वो हमारा फ्री हो जाता है। फिर ये यहाँ से क्या करता है बच्चों, कंबाइन करता है Hb। देखिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एल्वेलाई हो गई और ये हमारा क्या हो गया, टिश्यू हो गया। ठीक, अब यहाँ पे तो Hb ऑक्सीजन के साथ क्या किया, कंबाइन हो गया, HbO2 बनाया, लेकिन जब वो टिश्यू के पास आया बच्चों तो Hb अलग हो गया और O2 अलग हो गया। O2 तो हमारा क्या यूज कर लिया, टिश्यू यूज कर लिया। अब ये Hb फ्री हो जाता है, तो Hb किसके साथ कंबाइन हो जाता है बच्चों, CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है। कहाँ पर, टिश्यू के पास। जो हमारा CO2 है बच्चों वो लगभग 7% नहीं 23% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसके किसके साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ टिश्यू पर बच्चों Hb और O2 का डिसोसिएशन होता क्यों है, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लिया है वो डिसोसिएट क्यों होता है, HbO2 से क्यों टूट जाता है, क्योंकि बच्चों जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है इसका जो डिसोसिएशन होता है या कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसके साथ बच्चों, जो इसकी कंबाइनिंग क्या होती है बच्चों, कैपेसिटी होती है, वो किसके साथ, CO2 के साथ बच्चों हायर होती है। मतलब 20% कितना होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 20% ज़्यादा कंबाइन कर सकता है ऑक्सीजन के मुकाबले बच्चों। ठीक, तो ये एक सिंपल क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक बार हम परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना कितना परसेंट कैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो सपोज ये ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। 97% जो होता है बच्चों वो किसके साथ होता है, HbO2 किसके फॉर्म में, HbO2 के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 3% जो होता है बच्चों वो किससे होता है, प्लाज्मा में होता है। ठीक, तो ये हो गया किसका ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरा इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसके, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उस पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए एल्वोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो Hb ऑक्सीजन के साथ उतना ही ज़्यादा बाइंड करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे बच्चों जब कोई मरीज बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है, तो उसको हम जो ऑक्सीजन देते हैं वो उसका परसेंटेज बहुत हाई होता है बच्चों। वो 40% से लेकर के 100%, 15%, 20%, 60% और पार्शियल प्रेशर भी उसका हम बढ़ा के देते हैं। ठीक, जो आप ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं पेशेंट को उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, इसीलिए क्योंकि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा किसका, ऑक्सीजन का, उसकी एफिनिटी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ उतनी ज़्यादा होगी बच्चों। दूसरा होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी। अब जितना ज़्यादा CO2 का क्या होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर हाई होगा, उतना कम हो जाएगी किसकी बाइंडिंग, HB हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तीसरा होता है बच्चों टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। फिर है बच्चों पीएच क्या करता है, रिड्यूस करता है किसकी, बाइंडिंग कैपेसिटी को। जितना कम पीएच होगा, जितना एसिडोसिस होगा, उतना क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बच्चों। दिस रिलेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब एक कर्व होता है बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिससे क्या होता है, इसके हम इन फैक्टर्स को क्या करते हैं, शो कर सकते हैं बच्चों। ठीक, ये हो गया पूरा ओवरऑल बच्चों ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है ब्लड में।
तो CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो मेनली 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, हमारे ब्लड में। सबसे पहला बच्चों डिजॉल्व इन प्लाज्मा। 7% कैसे होता है बच्चों, डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। दूसरा है बच्चों एज कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbCO2 कहते हैं बच्चों, ये कितना होता है, 23% होता है। और तीसरा जो मेनली होता है बच्चों एज ए बाइकार्बोनेट आयन HCO3, 70% होता है बच्चों। और ये दोनों में होता है, प्लाज्मा में भी होता है और इनसाइड द आरबीसी के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में डिजॉल्व होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, और प्लाज्मा में भी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम इसका देखते हैं बच्चों कि होता कैसे है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया होगा बच्चों कि जो हमारा ये टिश्यू साइड है बच्चों, क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, टिश्यू है। अब टिश्यू में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों टिश्यू में क्या होता है, हाई होता है, ठीक। और यहाँ क्या है बच्चों, लो होता है। तो क्या होता है, जो CO2 यहाँ टिश्यू से क्या होगा बच्चों, 23% तो डायरेक्टली किसके साथ कंबाइन कर लेगा बच्चों, HbCO2 बना लेगा। और ये HbCO2 कहाँ बनता है बच्चों, इनसाइड द सेल बनता है, ठीक। कहाँ बनता है बच्चों, जो यहाँ पर Hb फ्री है बच्चों वो किसके साथ कंबाइन कर लेगा, जैसे CO2 कहाँ आया बच्चों, हमारे सेल के RBC के अंदर आया, ये क्या है बच्चों, हमारी RBC है। तो RBC में फिर ये किसके साथ रिएक्ट करके बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है बच्चों, उसके प्रेजेंस में क्या करता है, H2CO3 बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। फिर ये बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों, डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, कार्बोनिक एसिड में और H+ आयन में बच्चों, ठीक। और ये H+ आयन फिर किसके साथ कंबाइन हो जाता है, Hb के साथ कंबाइन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, H+ आयन किसके साथ कंबाइन हो जाता है और बनाता है क्या, HHB बनाता है। और जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे फ्री हुआ बच्चों वो कहाँ डिफ्यूज हो जाता है, हमारे प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है। और इस इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब एक ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए प्लाज्मा से क्या होता है बच्चों, क्लोराइड आयन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे RBC के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ Hb फ्री होता है बच्चों वो किसके साथ कंबाइन कर लेता है, CO2 के साथ कंबाइन कर लेता है और क्या बनाता है, HbCO2 बनाता है। और ये परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 23% होता है, ठीक। ये हो गया। और ये हो कहाँ रहा है बच्चों, ये सब टिश्यू के साइड हो रहा है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे प्लाज्मा में क्या हुआ बच्चों, आ गया, ये किसके साथ कंबाइन करता है, Na सोडियम और पोटेशियम के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है बच्चों, सोडियम का साल्ट बनाता है, NaHCO3- बनाता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन बनाता है बच्चों, ठीक। तो इस फॉर्म में कितना ट्रांसफर होता है हमारा, 70% क्या होता है, CO2 का ट्रांसफर होता है बच्चों। और ये सेम रिएक्शन बच्चों जो हमारे RBC के अंदर हो रही है, ये सेम रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहा है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज बना रहा है और फिर ये डिसोसिएट हो रहा है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन और H+ में। यही सेम रिएक्शन कहाँ हो रही है बच्चों, प्लाज्मा के अंदर भी हो रही होती है। जो रिएक्शन हमारे RBC में हो रहा है वही रिएक्शन सेम कहाँ हो रही है, प्लाज्मा में हो रही है। लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है बच्चों, एक फर्क होता है, प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का काम क्या होता है बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, H2CO3 आयन बनाता है बच्चों। ये एंजाइम है, उसके मतलब फॉर्मेशन के स्पीड को बच्चों बहुत तेज कर देता है। लगभग 1 सेकंड में 2 मिलियन मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे किसके, H2CO3 के। लेकिन 1 सेकंड में हमारे प्लाज्मा में कितने बनते हैं बच्चों, लगभग 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक क्या बनता है, प्रेशर ग्रेडियंट या ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बनता है किसके बीच में, प्लाज्मा के बीच में और RBC के बीच में। तो इसीलिए जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो कहाँ जाता है बच्चों, प्लाज्मा में जाता है। HCO3- जो हमारा प्लाज्मा में जाता है और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, हमारे RBC के अंदर, जो किसको बैलेंस कर रहा है, H+ आयन को बैलेंस कर रहा है, ठीक। और ये फिर HCO3 किसके साथ कंबाइन करता है, सोडियम के साथ और पोटेशियम का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक। तो ये कहाँ हो रहा है बच्चों, टिश्यू के पास हो रहा है। फिर ये आ जाता है कहाँ पर बच्चों, हमारे
हमारे एल्वोलाई के पास। और एल्वोलाई के पास क्या होता है, जो हमारा HbCO2 बना रहता है बच्चों, वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें बच्चों, Hb+CO2 में, और CO2 फिर हमारा कहाँ डिफ्यूज हो जाता है, एल्वोलाई में चला जाता है बच्चों। कहाँ चला जाता है, एल्वोलाई में चला जाता है। और जो हमारा Hb बचता है बच्चों, वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। यही सेम उल्टा रिएक्शन यहाँ पर होता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक, अब गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरी ब्लड एंड टिश्यू सेल्स मैकेनिज्म अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बच्चों। तो जो ये एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, वो हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है किसके बीच में, टिश्यू के बीच में और आरबीसी के बीच में, ब्लड के बीच में, एल्वोलाई के बीच में और सिस्टमैटिक कैपिलरी के बीच में। इसके वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों। ठीक, तो ये इस डायग्राम में कहाँ दिखाया गया बच्चों, एल्वोलाई के पास ये रिएक्शन दिखाया गया है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों, वो कितना कैसे कैसे हो रहा है। जैसे मैंने ऑक्सीजन का बताया था, ऑक्सीजन का कितना होता है, 97% किससे होता है बच्चों, HbO2 के फॉर्म में होता है, HbO2 के फॉर्म में होता है। और 3% कहाँ होता है बच्चों, हमारे प्लाज्मा में होता है। कहाँ होता है, प्लाज्मा में। तो इसी तरह CO2 का जो है बच्चों, वो 7% लगभग कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है। और 23% होता है बच्चों हमारे HbCO2 के फॉर्म में। और जो 70% है बच्चों, वो होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और कौन से बाइकार्बोनेट आयन बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन। अगर हम इन दोनों में से बात करें तो कौन सा ज़्यादा होता है बच्चों, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आयन है, वो उसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा हो सकता है। तो अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें बच्चों, ये भी कहाँ हो रहा है, हमारे प्लाज्मा जो ये 70% है बच्चों, ये भी कहाँ ही होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। और ये भी जो 7% है बच्चों, वो भी कहाँ होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। तो अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो हमारे प्लाज्मा से लगभग 77% क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और लगभग 23% किससे होता है बच्चों, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके होता है किसका ट्रांसपोर्टेशन, हमारे ऑक्सीजन और उसका ट्रांसपोर्टेशन बच्चों। ठीक, तो ये हो गया बच्चों हमारे टोटल किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके गैसियस ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो टोटल कितने स्टेप थे बच्चों, पहला था हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आता है। दूसरा स्टेप था बच्चों एक्सपायरेशन और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में एल्वोलाई और सिस्टमैटिक जो कैपिलरीज थी, उनके बीच में ऑक्सीजन CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा स्टेप था बच्चों ट्रांसपोर्ट होना किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का ब्लड से और टिश्यू तक क्या होना, या हमारे लंग्स से टिश्यू तक क्या होना, ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन या कैरीज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। चौथा था जो बच्चों हमारा टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या, गैसियस एक्सचेंज होना, जिसको हमने रिएक्शन के माध्यम से देखा था कि उसमें बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड, प्लाज्मा के साथ कुछ कंबाइन हो रहा था, कुछ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा था। ठीक, तो ये हो गया बच्चों टोटल हमारे किसके बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मैकेनिज्म है बच्चों, जो रेस्पिरेशन का क्या है, रेगुलेशन है, वो कैसे होता है, मतलब न्यूरल रेगुलेशन होता है, केमिकल रेगुलेशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।